एक बार फिर से मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा का रुख कर लेंगे। नीतीश, बेशक अब खुलकर तल्खियां सामने आ रही हो, आरजेडी के नेता ऑन कैमरा बोल रहे हो ऑल इज वेल, लेकिन अंदर जो मीटिंग चल रही है राबड़ी देवी के आवास पर, वहां पर क्या बातें की जा रही है, क्या जानकारी अंदर से मिल रही है? देखिए, उसमें जो बैठक अभी चल रही है, मेरे ठीक पीछे ये तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, 5 देश रत्न मार्ग, और यहाँ पर अभी बैठक जारी है। लेकिन जो हमें सूत्रों से खबर आ रही है कि अंदर तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता मालिक है। यानी तेजस्वी यादव ने एक तरह से मान लिया है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, और ये पार्टी अब इस लाइन पर चल रही है कि तोड़फोड़ की कोई भी कोशिश करना बेकार है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की किसी कोशिश के जरिए कोई संदेश जनता के बीच जाए, ये वो नहीं चाहते हैं। इसलिए अब आरजेडी ने लगभग मान लिया है कि हम जो है अब सरकार से बाहर होंगे, नीतीश कुमार को रोका नहीं जा सकता है। तो ऐसे में वो तथ्य बताए जा रहे हैं कि आपको जनता के बीच जाकर क्या कहना है। उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जिस 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में कही थी, और ये कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में पहला सिग्नेचर हमारे से 10 लाख नौकरी का होगा, और जाहिर है इस बात को लेकर काफ़ी उनकी सभाओं में भीड़ भी जुटती थी और आरजेडी की उम्मीद थी कि एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन उसके बाद वो फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए, फिर से उन्होंने नीतीश कुमार से यही बात कहवाई और उस दिशा में आगे नौकरियां दी भी गई। तो उन नौकरियों को अब वो एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, और जब वो साथ थे नीतीश कुमार के, तब भी ये कोशिश आरजेडी की हो रही थी कि जो नौकरी का क्रेडिट है वो आरजेडी को जाए। हालांकि जेडीयू की तरफ से भी लगातार ऐसे कोशिश की जा रही थी कि ये क्रेडिट तेजस्वी को न जाए, लेकिन अब आरजेडी इसी मुद्दे को आगे लेकर जाएगी और जनता के बीच इन मुद्दों को रखेगी। तो जाहिर है अब धीरे धीरे तस्वीर और साफ होते जा रही है, और आरजेडी के नेता हो, जो मुश्किल 2022 में बीजेपी के सामने थी कि अब क्या लाइन तय की जाए, जनता के बीच में क्या बताया जाए, वही मुश्किल अभी आरजेडी के सामने है कि अब क्या लाइन तय किया जाए। नीतीश तो जा रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, लेकिन अब वो जनता के बीच में क्या मैसेज कन्वे करेंगे, ये जरूर देखने वाली बात है। नीतीश, आगे बढ़ते हैं। नीतीश को एनडीए के साथ गठबंधन करना सूट क्यों करता है, आपको ये समझाते हैं। नीतीश की वापसी से बीजेपी को कितना फायदा होगा, इस पर भी बात करते हैं। नीतीश ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा था। 2014 में जेडीयू 38 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। 2014 में जेडीयू का वोट शेयर था 15.78%। लेकिन इसी के बाद नीतीश ने जब 2019 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ा तो तस्वीर कुछ और थी। जेडीयू 17 सीट पर लड़ी और 16 जीत गई। वोट शेयर हो गया 21.81%। अब एक तरफ नीतीश को बीजेपी के साथ लड़ने से फायदा होता है, तो फायदा बीजेपी को भी होता है। नीतीश के आने के बाद बीजेपी का हिंदू वोट और भी ज्यादा इंटैक्ट हो जाता है। लालू के एमवाई समीकरण में करीब 31% वोट हैं। वहीं नीतीश के साथ कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़ा को मिलाकर करीब 15 से 17% वोट है। ऐसे में नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी के वोट बैंक में बड़ा इजाफा होता है। खासकर हिंदू वोट बैंक इंटैक्ट हो जाता है। जो एक सरप्लस वोट शेयर होता है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाता है। यही वजह है कि जब जब बीजेपी नीतीश के साथ चुनाव लड़ती है तो सीटों में बीजेपी को भी फायदा होता है और फायदा नीतीश को भी होता है। और इसीलिए दोनों ही दल जब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो इसे नेचुरल अलायंस का नाम भी दिया जाता है। मुझे तो सीधा दिखता है कि लालू जी ने जब यहाँ पहली मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी को दुल्हा भी बना दिया, मीट खिलाने के लिए भी बनाने के लिए सिखा दिया। तो इनको लगा कि मैं आया था दुल्हा बनने के लिए, दुल्हा तो लालू जी बन गए। लालू जी ने दुल्हा बना दिया राहुल गांधी को। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसी समय से, और जब खड़गे जी को भी मान लिया तो भी न लालू जी विरोध किया, न कोई विरोध किया। कोई विरोध तो नहीं किए लोग। तो ये बेचारे तो भारतीय जनता पार्टी से, वो जो कहता नहीं है कि खूंटा से गाय रस्सी तोड़ करके भाग गया, तो रस्सी तोड़ के जो भागे वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भागे। तब खटका तो लालू जी इसमें सबसे बड़े बाधक रहे। लालू जी राहुल गांधी के सिवा तो इनको कभी प्रमोट ही नहीं किया।